हाँ भाई, स्टार्ट करें क्या? तो मोलर मास तक बता दिया था ना। अच्छा, तो मैंने आपको डिराइव कराया था मोलर मास। क्या बताया था फिर लास्ट में? बताओ, ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना आया था, ये तो बताओ। $16 ग्राम। अच्छा, कोई मिनट चेक कर लो जरा इससे। बुला के लाना आदिल सर को एक बार। बुला के लाना आदिल सर को एक बार। ये स्क्रीन आ रही है कैमरे में? आ रही है? ये स्क्रीन आ रही है कैमरे में? आ रही है? ये स्क्रीन, ये तो नहीं आ रहा बोर्ड, ये आ रहा। क्या होगा इसमें? यहाँ भी यही आ रहा। सही है। चलो, मोलर मास तक बता दिया था ना मैंने। बताओ, ऑक्सीजन एटम अगर हम लेते हैं, बताओ ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना होगा? ध्यान से सुनना क्या पूछा है मैंने। एटॉमिक मास बताओ क्या होगा? 16 AMU है ना। यूनिट बिल्कुल ध्यान सुनिए, नोट बाद में करना है भाई, कि तुम साथ साथ नोट करो यार। 16 AMU, ठीक है। और अगर मैं इसका मोलर मास पूछता हूं तो मोलर मास 16 ग्राम। मैंने बताया था कि अगर एटॉमिक मास पता है, मोलर मास निकालना हो तो यूनिट को हटाकर ग्राम लगा देना है, तो मोलर मास आ जाएगा। अब क्योंकि मोलर मास एक मोल के लिए डिफाइन होता है, कितने मोल के लिए? एक मोल का मास ही तो मोलर मास होता है, इसलिए कंप्लीट यूनिट होती है ग्राम पर मोल। आप हमेशा याद रखेंगे कि मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU, मोलिकुलर मास की भी यूनिट AMU, या फिर यू भी लिख सकते हैं और हम AMU, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। देखो, एटॉमिक मास कितने एटम का मास होगा बोलो? एक एटम का। जबकि मोलर मास एक मोल का मास है, और एक मोल के अंदर कितने एटम होंगे? Na एटम। और Na एटम बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, जो कि लाखों करोड़ों एटम है। तो एटॉमिक मास एक एटम का मास, मोलर मास ये जो एवोगैड्रो के बराबर जो एटम है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों, उनका मास जो होगा वो क्या कहलाएगा? ठीक है। इसको अगर आप ग्राम में चेंज करो तो आपको कंपैरिजन दिख जाएगा। बोलो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1. चलो भाई, नोट कर ले। चलो आगे बढ़ते हैं, सही हो गया। तो बताओ, हमने अभी क्या पढ़ा? तो मैंने पूछा कि बताओ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, बताओ कितना आएगा? यूनिट के साथ बताना सोच के। ऑक्सीजन एटम 16 AMU,
बहुत बढ़िया, और बताओ तो सही बोला इन्होंने? हाँ मोल है ना। अभी तुम इसमें कंफ्यूज हो एमयू बोलना है ग्राम पर मोल, तो इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है। एटॉमिक मास अगर पूछता हूं तो एमयू या यू बोलना है, मोलर मास पूछता हूं तो ग्राम पर मोल, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ जरा, ये जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि भाई 1 मोल, और इसका मतलब ये होगा ना क्या, 1 मोल ऑक्सीजन एटम जो है उसका मास 16 ग्राम है, ये तो है इसका मतलब, यानी कि एक मोल का मास कितना है 16 ग्राम, ठीक है। क्लोज करते, ठीक है। क्या मैं इस लाइन को पलट के भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, बताना क्या सही है कि भाई 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम, बताओ कितने मोल का होगा, 1 मोल का। बिल्कुल इसी तरीके से जो एक फॉर्मूला मैंने प्रीवियस क्लास में ड्राइव कराया था, अगर याद हो, N/Na वाला, सेम ऐसी तो कराया था ड्राइव वो भी। तो बताओ 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम कितने मोल के होगा, 1/16 मोल के। और रैंडमली अगर न्यूमेरिकल्स में W ग्राम दे दिया जाए तो बताओ कितने मोल के बराबर होगा, W/16 मोल के, है ना। तो यहां से एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया कि अगर आपको ऑक्सीजन एटम के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो उसका गिवन वेट ऊपर रखो, और 16 ऑक्सीजन एटम का क्या है, मोलर मास, मोलर मास नीचे रखो। लेकिन ये फॉर्मूला तो किसके लिए, ऑक्सीजन एटम के लिए। अब इस फॉर्मूले को हम जनरलाइज कर रहे हैं, मतलब सब एटम के लिए लिखना चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इस फॉर्मूले को अगर मैं सब एटम के लिए लिखना चाहूंगा तो इसको जनरलाइज करना है। तो जहां आप ऑक्सीजन एटम का मोलर मास है वहां पर 16 हटा के बस जनरल मोलर मास लिख दूं क्या, नहीं? तो ये फॉर्मूला सब एटम के लिए, सब मॉलिक्यूल के लिए वैलिड हो गया कि अगर किसी का भी आपको मोल्स निकालना है और मास दिया है तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। फॉर्मूला नंबर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये इस चैप्टर का, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक। जैसे कि मान लो आपसे बोल दिया गया कि 34 ग्राम अमोनिया गैस है, तो बताओ कितने मोल्स इसके पास होंगे। तो आप सीधा फॉर्मूले पे जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर। गिवन मास कितना है क्वेश्चन में, 34 ग्राम। अमोनिया का मोलर मास निकालेंगे, नाइट्रोजन का 14 + 3 इंटू हाइड्रोजन का 1, तो कितना आ जाएगा 17 ग्राम पर मोल। यूनिट के साथ बोलना है हमेशा, तो 17 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 17 दूनी 34, मोल ऊपर से लगाया तो कितना आ गया, ठीक है। मॉलिक्यूल दे सकता है, एटम देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मोलर मास हम सबका निकालना जानते हैं। जो यहाँ तो ये मॉलिक्यूल था, मान लो आपसे उसने ये दे दिया कि 34 ग्राम ऑक्सीजन एटम है, तो अब एटम दे दिया ना, पहले क्या दिया था, मॉलिक्यूल। तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो मोलर मास से मतलब है, हमें ना मॉलिक्यूल से मतलब ना एटम से मतलब, हमें तो मोलर मास पता होना चाहिए। तो बताओ ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना है, 16 ग्राम पर मोल। बस फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 32 ग्राम, मोलर मास कितना है 16 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 16 2 जा 32, मोल ऊपर से लाएगा तो कितने मोल लगे, ठीक है। तो हमें तो सीधा सीधा तरीका अप्लाई करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले ये वाला नोट करो, अभी तो सिंपल सिंपल चीजें चल रही हैं, ठीक है। ये थोड़ा अच्छी चीजें हम स्टार्ट करेंगे। बुक बता दी थी मैंने आपको, नरेंद्र अवस्थी, ठीक है। कोई ले रहा है वो बुक, है यहाँ पर है, लो। जब भी केमिस्ट्री क्लास हुआ करे तो हमेशा लाया करो ये वाली बुक, ठीक है। ये वाली बुक है वो, ठीक है, सबको लेनी है। नरेंद्र अवस्थी जेई लेवल 1 जेई मेन का है, लेवल 2 और 3 जो है वो IIT एडवांस का है।
तो ये बुक हमेशा सबके पास होनी चाहिए। ये हमारा ग्रंथ है आईआईटी का, फिजिकल केमिस्ट्री का। हो गया नोट? हो गया? चलो, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए। बाद में इकट्ठा हम ये नोट करो, ये वाला भी तो नोट करो, 2 क्वेश्चन ये कर लिया नोट, क्या करो इसे। हो गया? चले भाई, चलो, तो ये हमारा हुआ मोलर मास क्लियर हो गया, एटॉमिक मास क्लियर हो गया, एटम पढ़ा दिया वो क्लियर हो गया, मोलिक्यूल्स पढ़ा दिया वो क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक बीच में आता है और उसका नाम है एटोमिसिटी। क्या नाम है इसका? एटोमिसिटी। ठीक है, तो एटोमिसिटी क्या होती है? सिंपल है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं वो एटोमिसिटी कहलाती है, बस, और कुछ नहीं। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं ओजोन की एटोमिसिटी कितनी होगी, तो आप बेझिझक बोलोगे 3, क्योंकि इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं? 3। मैं बोलूँ ओजोन, अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखूं तो एटोमिसिटी कितनी होगी? 2। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिखूं, एटोमिसिटी बोलो 2। फास्फोरस मॉलिक्यूल लिखता हूं P4, एटोमिसिटी बोलो 4। कोई कंबाइन मॉलिक्यूल लिख देता हूं NH3, तो सबकी बताई जाएगी एटोमिसिटी। 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन तो 1। तो एटोमिसिटी डिसाइड होती है नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स है इन अ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम होंगे वो क्या कहलाएगी? एटोमिसिटी। ठीक है, यानी कि आप मुझे बताओ, मैं ओजोन का एग्जांपल लेके चलता हूं। एक मॉलिक्यूल अगर ओजोन का है, बताओ इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 3। मतलब इसके अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम है? 3 ऑक्सीजन के एटम होगा कि नहीं होगी? क्योंकि एटोमिसिटी अल्टीमेटली नंबर ऑफ एटम्स के बारे में ही तो बात करती है। तो बताओ, अगर 2 मॉलिक्यूल होंगे ओजोन के तो कितना होगा? 2 × 3 ऑक्सीजन एटम। 3 ऑक्सीजन होंगे तो कितना होगा? 3 × 3 ऑक्सीजन एटम। तो बताओ, अगर n मॉलिक्यूल होंगे ओजोन के तो कितना होगा? n × 3 ऑक्सीजन एटम, है ना? तो यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि जब भी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हो और नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो तो कुछ नहीं करना है। बताओ 3 क्या है? एटोमिसिटी, 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 एटोमिसिटी। यहाँ 1 था तो 1 × 3, यहाँ 2 था तो 2 × 3, 3 था तो 3 × 3, n था तो n × 3, 1 2 3 4, 1 2 3 n। ये क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, l मॉलिक्यूल्स। 3 क्या दिखा रहा है? एटोमिसिटी। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया कि अगर आपको किसी के नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, क्या निकालने हो? मतलब ये चीज निकालनी हो, तो आपको क्या करना है? जो एटोमिसिटी है वो लेनी है, लिख दिया मैंने, एटोमिसिटी ले ली। और क्या लेना है?
एन बोले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि और दूसरी क्या चीज लेनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल एन। तो एक फॉर्मूला और आ गया, कितने फॉर्मूले हो गए, 3, तीसरा फॉर्मूला आया हमारा, ठीक है। ये तो मैं भी भूल गया, परमाणुकता, हाँ परमाणुकता बोलते हैं लोग, है ना, परमाणुकता, सही बात है, कितने परमाणु हैं, है ना, परमाणुकता हिंदी में बोलते हैं परमाणुकता, ठीक है। अभी रुको, बाद में नोट करना एक चीज और। अब क्या आपने एसटीपी सुना है, बताओ क्या फुल फॉर्म होती है एसटीपी की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सभी यहां ध्यान दे, बाद में एक साथ नोट करना 3-4 स्लाइड को, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना गया है एक, और एक स्टैंडर्ड प्रेशर माना गया है, ठीक है। दो कन्वेंशन हमारे पास अवेलेबल हैं, है ना, दो कन्वेंशन अवेलेबल है हमारे पास। एक कन्वेंशन ओल्ड कन्वेंशन है जो पुराने जमाने में फॉलो हुआ करता था, ओल्ड कन्वेंशन है, पहले फॉलो होता था, जो अब का कन्वेंशन है। और दूसरा कन्वेंशन क्या है, न्यू कन्वेंशन। एक न्यू कन्वेंशन है जो आज के दौर में यूज होता है, अब चलता है, एनसीईआरटी में भी दोनों लिखे। ओल्ड कन्वेंशन कहता है कि टेम्परेचर को मानो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यू कन्वेंशन भी कहता है टेम्परेचर को मानो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी कोई फर्क नहीं है, अभी तो सेम चल रहा है। ओल्ड कन्वेंशन कहता है कि प्रेशर को मानो 1 एटीएम, और न्यू कन्वेंशन कहता है कि प्रेशर को मानो 1 बार। आ गया चेंज, तो कुल मिला के प्रेशर में चेंज है। और एटीएम बार में क्या रिलेशन होता है, 1 एटीएम होता है 1.013 बार। ये रिलेशन याद रखेंगे कि भैया अगर मैं एटीएम को बार में कन्वर्ट करने लगूं तो क्या करूं, ठीक। ओल्ड कन्वेंशन भी मैंने लिख दिया है, न्यू कन्वेंशन भी मैंने आपके सामने लिख दिया है। डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में चेंज करना हो तो आपने पढ़ा होगा 9, 10, 12 में क्या करते हैं बताओ, 273 ऐड करते हैं, सब जानते हैं। एक्यूरेट 273 नहीं होता, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक्यूरेट होता है 273.15। अब से याद रखेंगे, एनसीईआरटी में ये मेंशन है। तो कितना केल्विन हो जाएगा, 273.15 केल्विन। तो एक्यूरेट याद रखेंगे भाई। 273 तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में मेंशन कर देना 273 भी और 273.15 भी, तो कौन सा टिक करेंगे, 273.15 वाला टिक करेंगे हम, ना कि 273 वाला, ठीक है। तो ये मैंने इनको केल्विन में चेंज कर दिया, ठीक है, 15.15 केल्विन में भी चेंज कर दिया, है ना। तो एक्यूरेट पता चल गया क्या होता है, 273.15 एक्यूरेट होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आप में से कितने जानते हैं आइडियल गैस क्या होती है, सुना है, हिंदी में बोलते हैं आदर्श गैस। आदर्श गैस बताओ क्या होती है, कोई भी गैस जो एक इक्वेशन है पर्टिकुलर, PV = nRT को फॉलो करती है, वो गैस क्या कहलाती है। दुनिया के अंदर कोई भी गैस आइडियल नहीं है, सब रियल है, ठीक। तो फिर हम आइडियल क्यों पढ़ते हैं, आइडियल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आइडियल की जो इक्वेशन है थोड़ी सी इजी आती है। यही इक्वेशन अगर मैं रियल गैस के लिए लिखूं तो बहुत टफ बन जाती है। आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ी होगी, बहुत बड़ी इक्वेशन T+A/V² V - NBRT पढ़ी है, वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन 11th में, है ना। ये PV = ये रियल गैस के लिए होती है, वो आइडियल गैस की। तो इसकी कैलकुलेशन टफ आती है, तो इसलिए हम आइडियल को डील करके चलते हैं, ठीक है। चलो बताओ, इसको डिटेल में पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। अभी तो यहाँ 1-2 क्वेश्चन है तो इसलिए मैं पढ़ता रहा हूँ। बताओ P यहाँ पर क्या बता रहा है आपको, प्रेशर, सभी जानते हैं। P बता रहा है यहाँ पर प्रेशर। बताओ यूनिट जनरली इसमें क्या रखेंगे, ATM। वॉल्यूम क्या बता रहा है, वॉल्यूम ही बता रहा है। यूनिट किस में रखेंगे, लीटर। N क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। बताओ नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट तो मोल्स ही होती है, मोल्स रख देंगे।
आर आइडियल गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, आदर्श गैस नियतांक बोलेंगे ना इसको। वैल्यू बताओ कितनी होती है, 0.0821 लीटर एटीएम मोल केल्विन, ये इसकी यूनिट है। ठीक है। टेम्परेचर बताओ, टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या लेके चलेंगे, केल्विन। ये यूनिट कैसे निकाली मैंने, ये वाली कोई बताएगा? मैंने रट रखी है, मैंने निकाली है, क्या है क्या करा, फॉर्मूले से आ जाएगी, सिंपल। फिजिक्स में नहीं पढ़ा 11th में, यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर, T इज इक्वल्स टू PV अपॉन NR। तो बताओ प्रेशर की यूनिट क्या रखोगे, ATM, वॉल्यूम की यूनिट क्या रखोगे, लीटर, N की यूनिट क्या रखोगे, मोल, है ना, TA, और T की यूनिट क्या रखोगे, केल्विन। आ तो गई सेम यूनिट। ठीक है, क्लियर। तो एटोमिसिटी बता दिया मैंने आपको, STP कंडीशन क्या होती है, न्यू ओल्ड वो भी बता दिया मैंने आपको, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है वो भी बता दिया, है ना। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि हम चाहते हैं कि एट ST पर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, हम चाहते हैं कि STP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होगा। STP अगर आपको बोल दिया तो टेम्परेचर प्रेशर क्लियर हो गया ना। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 बार, हमेशा न्यू के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहां दोनों मेथड लिख दूंगा। ठीक है, ये रहा, मतलब दोनों से सॉल्व करेंगे हम। ये एक तरफ किससे सॉल्व करेंगे, ओल्ड कन्वेंशन से सॉल्व करेंगे, और दूसरी तरफ किससे सॉल्व करेंगे, न्यू कन्वेंशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन दोनों तरफ किसका यूज करेंगे, PV इज इक्वल्स टू NRT, PV इज इक्वल्स टू NRT। बताओ प्रेशर की यूनिट कितनी है, मतलब प्रेशर कितना है, 1 ATM। वॉल्यूम हमें निकालना है, कितने मोल लेने हैं, 1। R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 273.15। इसको सॉल्व करोगे तो यहां से वॉल्यूम निकल कर आएगा 22.4 लीटर। ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से STP पर गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4। न्यू कन्वेंशन क्या कहता है, यहां प्रेशर ATM में रखना है, लेकिन न्यू कन्वेंशन में जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 बार रखना हमें ATM में। तो कोई बात नहीं, कन्वर्जन तो मेरे पास है कि 1 ATM इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1.103 बार। तो बताओ यहां से 1 बार कितने ATM के बराबर होगा, 1/1.013 ATM। अरे इसको इसके नीचे ले गया, सिंपल ही तो है। तो यहाँ P की जगह क्या रखा, 1/1.013, वॉल्यूम निकालना है ATM इज इक्वल्स टू N 1 मोल, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना रखूं, 273.15। यहाँ से सोल्व करोगे वॉल्यूम तो यहाँ से आएगा 22.7 लीटर। फर्क देख रहे होगे, थोड़ा बहुत ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ 22.4 है, यहाँ पर 22.7। लेकिन हम किसको मान के चलेंगे, न्यू कन्वेंशन हमें लेके चलना। ठीक है, जैसे कि मान लो कल को जेई में कोई क्वेश्चन आ जाता है, जेई मेन के अंदर, एडवांस में तो नहीं आएगा, वो पूछ ले कि एट STP व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दे रहा है वो 11.2 लीटर, ऑप्शन बी दे रहा है 112 लीटर, ऑप्शन सी दे रहा है 22.4 लीटर एंड ऑप्शन डी दे रहा है 224 लीटर। बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है भाई, सी टिक करोगे आप, है ना। वही बता रहा हूँ, रुको जरा सब्र करो। ऑप्शन ए दे दिया 224 लीटर, ऑप्शन बी दे दिया 22.7 लीटर, ऑप्शन सी दे दिया है 227 लीटर एंड ऑप्शन डी दे दिया है
11.2 लीटर। अब बताओ क्या टिक करोगे? हैं? ऑप्शन बोलो। अब बी टिक करेंगे, है ना? समझ गए कि नहीं? तीसरी कंडीशन, ऑप्शन ए 2.4 लीटर, ऑप्शन बी 2.7 लीटर, ऑप्शन सी 2.4 लीटर, ऑप्शन डी 2.7 लीटर। अब बताओ कौन से जमाने में जी रहे हो, ओल्ड में या न्यू में? तो न्यू के हिसाब से टिक करेंगे 2.7। अब बताओ क्या पूछ रहे थे? बस ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। यहां से था, कहां से था? एटोमिसिटी से। चलो हाँ भाई, ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत है स्टूडेंट तो बता सकता है, मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। तो 3 फॉर्मूले हो गए अब तक हमारे, N/NA वाला, W/mm वाला, और तीसरा है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू एटोमिसिटी इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 3 फॉर्मूले याद रखना। अब चौथा फॉर्मूला ड्राइव होगा जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है यहां से। नेक्स्ट, नोट हो गया? बता दिया करो।
चलें भाई आगे चलें। आगे बता दिया करो जब नोट कर ले करो, ये नोट करो फटाफट। ऑनलाइन वाले भी साथ साथ नोट करते चलें, कॉपी पेन लेकर बैठें, और जो टाइम बीच बीच में आता है आपके तो इस समय जो है आप नोट करते चले अपनी कॉपी पेन पे। साथ साथ नोट करने से ये होता है जब हम चीज़ें समझते हैं, समझकर लिखते हैं तो दिमाग में सेट हो जाती हैं वो, इसलिए नोट कराता हूँ, वरना मैं पीपीटी से भी पढ़ा सकता हूँ। हो गया? तेजी से नोट करो यार, टाइम ज़्यादा नहीं है। अभी मैं स्पीड थोड़ा धीरे रखी है, अभी मैं बढ़ाऊंगा स्पीड, एक दो हफ्ते हो जाने दो, उसके बाद बढ़ाऊंगा ना, इतने थोड़ा समझ जाओगे आप मुझे। सिलेबस बहुत ज़्यादा है ना, 11 12 दोनों कवर करना। हाँ जी, हुआ नोट? चले आगे, ये करो। हाँ जी, हुआ? तीन फॉर्मूले ड्राइव कर चुका हूं अब तक मैं, कितने? 3। अब ये जो टॉपिक पढ़ाया है करंट, इससे मैं फॉर्मूला नंबर 4 ड्राइव करूंगा, 4 फॉर्मूला। हो गया नोट? चलो अब क्योंकि वीडियो पॉज हो गई तो मैं फटाफट पहली स्लाइड से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एक बार पहले से स्टार्ट कर दो। तो मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको एटम के बारे में बताया, मॉलिक्यूल के बारे में बताया। एटम का मास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एटॉमिक मास की यूनिट होती है एएमयू या फिर यू, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है एएमयू या फिर यू। फिर उसके बाद मैंने आपको मोल के बारे में पढ़ाया। एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने कंपैरिजन कराया कि ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16 एएमयू, मोलर मास 16 ग्राम पर मोल। एएमयू को हटाना है, ग्राम पर मोल लगाना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा? मोलर मास। सैंपल हमारा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है। प्रीवियस स्लाइड में जो ऑक्सीजन था वो एटम था, यहाँ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास आएगा, कितना आएगा? 32 एएमयू या फिर 32 यू। यूनिट, ये यूनिट हटाएंगे, ग्राम पर मोल लगाएंगे, तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मोलर मास में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना होता है? 16 ग्राम पर मोल। इसी को देखते हुए मैंने ये वाला स्टेटमेंट लिखा कि एक मोल का वेट कितना होगा? 16 ग्राम। इसको मैंने पलट कर लिख दिया कि 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम कितने मोल का है? 1 मोल का। 1 ग्राम कितना होगा? 1/16 का। W ग्राम कितना होगा? W/16 का। तो पर्टिकुलर ऑक्सीजन एटम के लिए फॉर्मूला आया कि गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास। लेकिन मैं अगर इस फॉर्मूले को जनरलाइज करूं तो मैं 16 को हटाकर क्या लिख दूंगा? मोलर मास, क्योंकि हर एटम का मोलर मास अलग अलग होता है। नाइट्रोजन का 14 ग्राम पर मोल, कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम पर मोल। इसलिए मैंने इसको हटा के मोलर मास लिख दिया। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए। 34 ग्राम अमोनिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सिंपल फॉर्मूले रख के आंसर निकालना। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया एटोमिसिटी। एटोमिसिटी होती है एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं, ठीक। जैसे कि O3 के अंदर 3 एटम है तो इसकी एटोमिसिटी 3 हो जाएगी। 2 है तो 2, यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ भी 2। फास्फोरस मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम है तो एटोमिसिटी 4 हो जाएगी। एटोमिसिटी बेसिकली ये बताती है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ जो है हमारा फॉर्मूला नंबर 3 कि नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने हो तो आप क्या बोलोगे? एटोमिसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मैंने यहां से ड्राइव किया कि भैया एक मॉलिक्यूल तो 3 एटम, 2 मॉलिक्यूल तो 6 एटम, 3 मॉलिक्यूल तो 9 एटम, n मॉलिक्यूल तो n × 3 एटम। बस यहीं से मैंने इसको ड्राइव किया।
नेक्स्ट फिर मैंने आपको बताया एसटीपी कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओल्ड कन्वेंशन है, न्यू कन्वेंशन है। ओल्ड कन्वेंशन है टेम्परेचर 0 प्रेशर 1 एटीएम, न्यू कन्वेंशन है टेम्परेचर 0 प्रेशर 1 बार। एटीएम बार में रिलेशन याद रखेंगे, हमेशा काम आएगा। 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 1.013 बार। फिर मैंने आपको बताया आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस होती है जो हमारा PV इज इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करती है, जहां पर आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम मोल पर केल्विन। फिर मैंने आपको बताया एसटीपी पर एक मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है। ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से 22.4 है, न्यू कन्वेंशन के हिसाब से 22.7 है। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि अगर क्या क्या ऑप्शन होंगे तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा हमें क्या टिक करना है। सिर्फ ओल्ड है तो ओल्ड को टिक करेंगे, सिर्फ न्यू है तो न्यू को टिक करेंगे, ओल्ड और न्यू दोनों है तो हम न्यू के हिसाब से टिक करेंगे। अब यहां से फॉर्मूला नंबर 4 ड्राइव होगा, वो कैसे? आप मुझे ये बताओ कि अभी मैंने जितना पढ़ाया तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना निकल कर आया, न्यू कन्वेंशन के हिसाब से बोलेंगे 22.7। ठीक है, अब मैं इस चीज को पलट रहा हूं, यही करता आ रहा हूं मैं। N/N में भी यही किया, W/M में भी यही किया, यहां भी यही कर रहा हूं। 22.7 लीटर कितने मोल गैस का वॉल्यूम है? 1 मोल। तो बताओ भैया 1 लीटर कितने मोल का होगा? 1/22.7 मोल का। तो बताओ अगर V लीटर वॉल्यूम है ये कितने मोल का होगा? V/22.7 मोल का। क्या एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि अगर आप किसी को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो वॉल्यूम रखो ऊपर, 22.7 लिखो नीचे, वॉल्यूम किस में रखना है? लीटर में। तो यहां से हमारी क्या निकल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। और फॉर्मूला नंबर 4 अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट। 4 फॉर्मूले हो गए ये, लेकिन ये वाले 4th में खास बात है क्या? बताओ अभी तक कितने फॉर्मूले ड्राइव के लिए? पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू N/N। पहला फॉर्मूला जो पहली क्लास में ड्राइव कराया, ठीक। फॉर्मूला नंबर 2 नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। फॉर्मूला नंबर 3 नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू एटोमिसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और फॉर्मूला नंबर 4 जो अभी ताजा ड्राइव कराया है V/22.7 और वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर। इन चारों फॉर्मूले में ध्यान देने वाली बात क्या है? जो ऊपर के तीनों फॉर्मूले हैं ये सॉलिड के लिए भी लग सकते हैं, लिक्विड के भी लग सकते हैं, गैस के लिए भी लग सकते हैं, लेकिन जो 4th फॉर्मूला है ओनली फॉर गैस, सिर्फ गैस के लिए वैलिड होगा, उसके अलावा किसी के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, चलो करो नोटिस फटक से। ठीक है भैया, स्टार्टिंग से मैंने बता दिया। आप बोल रहे थे ऑनलाइन वाले कि सर पहली स्लाइड से बता दो, तो मैंने पहली स्लाइड से बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया। अब ठीक है भाई। अभिषेक पूछ रहा था, अभिषेक शायद। तेजी से नोट करो, थोड़ा सा फास्ट एकदम। जिसका छूट जाएगा ना वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया करो, कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, इसका छूट जाएगा ना थोड़ा बहुत। रिकॉर्डेड लेक्चर का ये तो फायदा है कि भाई जहां भी कंफ्यूजन आया तुरंत उठा के देख लिया पीछे कि सर ने कैसे बताया था। हो गया? ये करो, 3-4 फॉर्मूले एक साथ हो गए हमारे। हाँ, एन बोले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ जी, हुआ नोट?
चले अब देखो जरा, अब ये जो चीज आगे आने वाली है जो मैं अब यहां पर अब बताऊंगा, तो जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया और जो अब तक पढ़ाया है वो पूरा एक पेज में लिखूंगा, बस यहाँ में सिर्फ एक पेज में सारा आ जाएगा। तो जितना आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा और जितना अब तक पढ़ा है वो एक पेज में आने वाला है, तो इसको पूरा ध्यान से सुनना है, बिल्कुल भी नोट मत करना जब मैं लिखूं, बिल्कुल सारा ध्यान यही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक पेज समझ आ गया तो पीछे के जो 2 दिन में हमने पढ़ाया वो सारा यहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है मैंने आपको बताया, देखो ये जो मैं बताऊँ यहाँ पर चीज़ बनाऊंगा फ्लो चार्ट, ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जब भी आप इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ याद नहीं रखना, ये जो फ्लो चार्ट बनाऊंगा बस इसको ध्यान में रख कर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना। कुछ न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। सबसे ज़्यादा चांस होते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर कि आपको किसी भी स्पीसीज का मास गिवन होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, सबका क्या देता है वो मास। मास ही हमेशा दिया जाता है, मैक्सिमम चांस होते हैं मास दे। तो अगर आपको मास गिवन होगा और आपको मोल्स निकालने होंगे, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मास से अगर मोल्स निकालने हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, फॉर्मूला नंबर 2। और अगर मुझे वापस जाना हो तो मतलब मोल्स पता है और मास पूछ रहा मतलब W, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, W इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय mm बोले तो मोलर मास। ठीक है, अब हम इसमें फिर आगे बढ़ेंगे। अब आगे जैसे बढ़ेंगे तो आगे क्या है, मोल्स के बाद आप निकालेंगे मॉलिक्यूल्स। क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूल्स। अब आप मुझे बताओ, अगर मोल्स दिया है और मॉलिक्यूल्स निकालना है ना, तो एक फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू n इंटू एन याद आया? बोलो याद आया? फॉर्मूला नंबर 1, ये थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने। देखो अब अगर मॉलिक्यूल्स और मोल्स निकालना है तो n इज इक्वल्स टू n अपॉन n, ये पढ़ा होगा आपने, तो दोनों सेम ही तो है, ये वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा है, ये सिर्फ ऐसे लिखा डिवाइड में। ठीक, मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद फिर आप निकालोगे एटम्स। क्या निकालोगे? एटम्स। और मैंने आपको बता दिया है क्लियर कट कि अगर आपको एटम्स निकालना हो तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल से एटम्स निकालना है, फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 बताओ, थर्ड फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू एटोमिसिटी इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोले तो कैपिटल N। और अगर मुझे वापस जाना हो मतलब एटम्स दिए और मॉलिक्यूल्स निकालना हो, N निकालना हो, तो नंबर ऑफ एटम्स, इसको नीचे बचा दूं, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय, बताओ सारा जितना भी पढ़ा है इकट्ठा हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अभी और देखो, अब मैं जो अभी गैस वाला और रह गया है ना, मोल्स पता हो और अगर आपसे निकालना हो क्या, वॉल्यूम। ये मैंने रेड कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि ये एरिया रेस्ट्रिक्ट है, वर्जित क्षेत्र है, यहां पर सिर्फ गैस जा सकती है, सॉलिड लिक्विड दोनों नहीं जा सकते, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से मेंशन किया है। ठीक है, समझ रहे हो? तो बताओ, अगर मोल्स पता है और वॉल्यूम पूछा हुआ है, मोल्स पता है, वॉल्यूम पूछा हुआ है, क्या मैं फॉर्मूला लगा दूं? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 22.7। पढ़ाया है मैंने ऐसे पढ़ाया हुआ, अगर वॉल्यूम दिया है, मोल्स निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? v अपॉन 22.7। बोलो, बताओ जितना भी पढ़ा है सारे फॉर्मूले ले आगे। ठीक, इसके बाद जब एटम निकल जाएंगे, कभी कभी वो क्या पूछता है, कभी कभी आपसे वो ये भी पूछ सकता है, एटम निकलते ही वो फिर आपसे इलेक्ट्रॉन भी के बारे में जानकारी ले सकता है, प्रोटॉन भी पूछ सकता है, न्यूट्रॉन भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है ना। तो अब हमें इस फ्लो चार्ट का ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? मान लो न्यूमेरिकल्स में आपको क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन के अंदर दिया मास। क्या दिया? मास। और आपसे पूछा है एटम, तो बिल्कुल स्टेप वाइज जाएंगे, मतलब पहले मास से निकालेंगे मोल्स,
मोल से निकालेंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से निकालेंगे एटम, और फर्दर अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछोगे तो वो भी निकाल देंगे। ठीक है, करेंगे वन बाय वन। मान लो उसने बोल दिया कि इतना वॉल्यूम है और एटम पूछना है, तो एक तरीका है वॉल्यूम से एटम पूछा, या तो आप उड़ के जाओ या बिल्कुल चौराहे से जाओ, पहले इस वाले चौराहे पर आए फिर यहां पर आए, तो कौन सा रास्ता फॉलो करोगे? सड़क वाला। उड़ के नहीं जाना है, आप उड़ के जाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उड़ना अलाउ नहीं है। पहले वॉल्यूम से क्या निकालेंगे? मोल्स, मोल से क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से निकालेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन यहीं पर मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं ताकि आप कहो कि सर हाँ वाकई इसका तो बहुत यूज है। मान लो कि आपको दे दिया गया है 227 लीटर नाइट्रोजन गैस दे दी गई, ठीक है, और आपसे पूछा है कि बताओ इसके अंदर कितने एटम्स होंगे। तो बताओ क्या गिवन है? मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मॉलिक्यूल्स गिवन है, मोल्स, वॉल्यूम गिवन है। बताओ किस चौराहे पर खड़े हो आप? वॉल्यूम। यहां पर खड़े हो कि नहीं हो? रास्ता पथ जान गए कहां जाना है? बताओ पहले क्या निकलेगा? मोल्स का फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम कितना है 227 अपॉन 22 पॉइंट, बताओ कितने मोल आ जाएंगे? 10 मोल्स। अगला स्टेप, मोल्स आ गई, अगला स्टेप बताओ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितना 10, एवोगैड्रो नंबर कितना Na लिखो, अब 6.02 बाद में करना। मॉलिक्यूल पर आ चुके हैं, अगला स्टेप क्या है? अब कुछ बचा है इसमें, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एटोमिसिटी। बताओ नाइट्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है? 14 या 2? नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू एटोमिसिटी 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बताओ कितना है? 10 Na। तो बताओ आंसर कितना आ गया? कितना आसान लगा मुझे इस चार्ट से सोल्व करते वक्त। डायमेंशन खत्म होगी कि मुझे पहले क्या निकालना है, अब क्या निकालूं, अब क्या सोचूं। तो ये चार्ट आपकी जो डायमेंशन है ना चारों तरफ की, वो खत्म करके एक रास्ता दे देगा आपको कि भैया अगर क्वेश्चन ये है तो ऐसे ऐसे निकालो। तो इस चार्ट को नोट करेंगे, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अब देखो स्लाइड, रुद्राक्ष। मैंने आपको वीडियो थोड़ी दिखाई है, अभी मैं दिखाऊंगा। इस चार्ट को ध्यान में रखेंगे न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त, ठीक है।
हिंदी तो पता है ना सबकी आपको, तो मतलब ये चार्ट अब मैं हिंदी बनाऊँ पॉसिबल नहीं है, तो आप हिंदी जो है हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू कर दो, है ना। एटम, मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। मोल्स को क्या, मोल को मोली बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स को अणु बोलते हैं। एटम्स को परमाणु बोलते हैं। वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं, है ना। तो अब खुद से भी थोड़ा कन्वर्ट करना शुरू करो, है ना। हो गए, चले, चलो। तो अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल आप करके दिखाएंगे बिल्कुल इसी की हेल्प से, ठीक है। चलो तो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं हम। पहले एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। एटम जो होता है, मैंने बताया था एटम क्या होता है, आपने बताया था किसी भी मैटर का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं ना, है ना। चलो एक छोटी सी वीडियो दिखाने के बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एटम वास्तव में कितना छोटा होता है। वो हम कहने में और देखने में फ़र्क है, तो आप देखना कितने छोटा होता है। तो आपको इस वीडियो ये बताएगी कि एटम कितना छोटा होता है। वीडियो को देखते रहो ध्यान से, जूम कर रहा है बस ये। सेल, ये सेल है। और जूम कराए, और जूम कर दिया यहाँ पे। माइक्रोफिब्रिल, और जूम करेगा अभी। प्रोटोफिब्रिल, इनसे मतलब नहीं है, लेकिन आप भाई देखो जूम कर रहा है। अभी एटम नहीं आया, देखो अभी एटम आया नहीं, अभी केराटिन है, अभी आया नहीं एटम, अभी देखना। अब आया एटम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, दिखे एटम, अरे दिखे। अब देखो एटम के अंदर घुस गया ये, किसी एक एटम को पकड़ लेगा, ये पकड़ लिया, इस कार्बन ऑर्बिटल दिखे, ऑर्बिटल कक्षक, इसको कक्षक बोलते हैं। अब इसको और जूम करेगा, अब दिखना शुरू हो जाएगा न्यूक्लियस। पहला बहुत छोटा सा दिखेगा, दिख रहा है बीच में, दिख रहा है छोटा सा, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एंड, ये रहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, है ना, रेड और व्हाइट कलर के। रेड वाले प्रोटॉन है और व्हाइट वाले न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स होते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रोटॉन के अंदर भी छोटे से पार्टिकल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वार्क्स। उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। बताओ भाई कुछ समझ आया क्या, पता लगा कितना एटम कितना छोटा होता है। देख कैसे कैसे जूम किया हमने। ये तो हमने एक हेयर, ये हेयर के अंदर देखा है, छोटी सी, जो हमें आंखों से बड़ी मुश्किल से दिखाई देती है। एक हेयर भी अगर हम जमीन पे गिरते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा तब दिखाई देगा, और एटम कितना अंदर है इसके, ठीक है। तो ये है सिचुएशन एटम की, ठीक है। चलो अब मैं सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप न्यूमेरिकल करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स आपको ही करने हैं। करो पहला न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल को देख के ध्यान से सोचना आप चार्ट में कहाँ खड़े हुए हैं, जो चीज गिवन है वहीं पर खड़े हुए हैं आप, इसका मतलब। करें जरा सोल्व।
देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा आंसर इसका। ऑप्शन बताओ बस मुझे, सी ऑप्शन। ऑनलाइन वाले ही बताएं भाई क्या ऑप्शन आएगा। सी आ रहा है, और बताओ भाई। इतना तो पता ही होगा आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या दिया हुआ है, तो कौन सी कॉलम पर खड़े हुए हैं, मोल्स पर। क्या पूछा है, एटम। कहाँ पर जाना है, एटम। तो मोल से पहले क्या निकालोगे, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, बताओ। N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन, ये बताया था ना दादा। तो n कितने हैं, 5 इंटू एन, 5 एन मॉलिक्यूल्स आ गए। इसके बाद सीधा नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू एटोमिसिटी, और एटोमिसिटी में सारे ऐड होंगे एटम, क्योंकि मॉलिक्यूल है ना, सारे ऐड होंगे। कितने हो गए, 12 और 12 और 6 18, 18 और 6 24, मल्टीप्लाई बाय कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 5 एन, 5 इंटू एन, मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20 और 2 22, 120 एन। ऑप्शन कौन सा आ गया, सी। बताओ, सी ऑप्शन है, ऑनलाइन भी सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। चले आगे, हटा दो इसको, क्या नहीं हटा दो। हटा दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। बताओ, इसमें एक छोटी सी चीज बता देता हूं आपको। हमेशा याद रखेंगे, अगर ग्राम मॉलिक्यूल अगर वो दे दे, ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसे घबराने की कोई बात नहीं, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही होता है। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मोल किसके होंगे, मॉलिक्यूल्स के होंगे, बस इतना फर्क है। अगर वो कभी ग्राम एटम दे दे तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, इसका मतलब भी नंबर ऑफ मोल ही होता है। बस फर्क इतना है कि यहां पर सैंपल किस फॉर्म में होगा, एटम फॉर्म में। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूल दे दे, ग्राम एटम बोल दे, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही होता है। ग्राम मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन सैंपल क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ग्राम एटम है तो क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स, सैंपल किस फॉर्म में होगा, एटॉमिक फॉर्म में। बस इतना फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको पढ़ोगे, सैंपल को पढ़ो क्वेश्चन को, 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल सैंपल ऑफ एसिटिक एसिड। तो अब आप इसको ऐसे नहीं पढ़ना जैसे लिखा हुआ है, अब आपको इसको पढ़ना है 2.5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। हो गया सारा क्वेश्चन सॉल्व। अब आप पता है मोल दिया हुआ है, कहां पर खड़े हुए हैं, पता चल गया। और पूछा क्या है, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब आप इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मोल्स पता नहीं आपको, है ना। फिर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ट्राई करो जरा। पहले का अंतर क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा, ये चीज लिख लिया आपने, समझ गए ना। यानी कि अब जो आपके पास क्वेश्चन है ना, अब वो आपके पास ये है कि 2.5 मोल्स एसिटिक एसिड है, ये है क्वेश्चन अब आपके पास। और पहला पार्ट है कि आपको ग्राम एटम निकालने, हाइड्रोजन, ध्यान से सुनो। अब आपको ये निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आपको ये निकालना है पहला पार्ट। ठीक है, बताओ हाइड्रोजन के मोल्स कैसे निकालोगे। अब ये तो अजीब बात है, मोल दे रखी है और मोल ही पूछ रहा है, यानी कि उस चार्ट से, उस चार्ट के अंदर तो ये नहीं है, ये वाली चीज मोल ही दे रखी है और क्या पूछ रहा है, मोल। तो यहां से थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना है। आप बताओ आपको किसके मोल, एक मोल्स अगर लेता हूं मैं एसिटिक एसिड, भाई ये तो सिंपल सी चीज है इसलिए नहीं बताया मैंने। बताओ इसके अंदर कितने मोल्स होंगे हाइड्रोजन के,
4 मोल हो गए कि नहीं हो गए? 3 यहाँ और यहाँ, तो 4 मोल हो गए कि नहीं हो गए? अगर 1 मोल एसिटिक एसिड लेता हूं तो 4 मोल ये, तो बताओ अगर 2.5 मोल एसिटिक एसिड लेता हूं तो बताओ हाइड्रोजन के कितने मोल आएंगे? 4 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू 10 मोल आएंगे कि नहीं आएंगे? या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। हो गया क्वेश्चन पहला पार्ट सॉल्व। ठीक है, ग्राम एटम को मोल में चेंज किया, फिर वापस से लास्ट में मोल को इसमें चेंज कर दिया ग्राम एटम, तो उसका आंसर क्या आएगा? 10 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एनए में आंसर नहीं करना। देखो आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये ग्राम एटम है, हो सकता है नंबर ऑफ एटम बताने हो। नहीं, ग्राम एटम का मतलब क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, ना कि नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स अगर वो पूछता तो डायरेक्ट ये बोलता नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो ऐसे नहीं बोलता ग्राम एटम। ठीक है, तो ऑनलाइन भी काफी सारे बच्चे हैं क्या नहीं, ये है कि रुद्राक्ष है और शायद गलत आंसर कर रहा है। ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। कोई इसमें ऑप्शन बता रहा है सी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो दूसरा पार्ट करो। अब पूछा है क्या, अब चार्ट के हेल्प से करो। पहले मोल से क्या निकालो? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से क्या निकालो? एटम्स। हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। और मुझे बताओ, अच्छा मॉलिक्यूल से पूछे इसमें तो एक ही स्टेप जाना है, मोल से मॉलिक्यूल्स। तो बहुत है, आपको तो देखते ही आंसर बोलना चाहिए। 2.5 यही तो बोला कि देखते आंसर आना चाहिए, बहुत आसान है ना, इसलिए पूछा। अब क्या पूछा है बताओ, किसकी मल्टीप्लाई करोगे इसमें? 8 की काउंट कर लो ना टोटल। 3 हाइड्रोजन की, 4 5 6 7 ही तो है शायद, या 8 हैं? 3 और 1 4 5 6 7 8 है। तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दूं? 8 इंटू 2.5 Na, तो 200 हो जाएगा, 20 हो जाएगा क्या? 20 Na है ना। और Na की वैल्यू रख के भी आंसर निकाल सकते हैं, 6.02 तो इस तरीके से तीनों पार्ट सोल्व हुए। ठीक है, 35 Na जिसका भी आया है, रुद्राक्ष गलत ऑप्शन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2.5 है, ये सही करा है। तो ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब जाने कि नहीं? ठीक है, अब अगर आ जाएगा तो ग्राम एटम को ध्यान में नहीं रखना, ना ग्राम मॉलिक्यूल को ध्यान, तुरंत उसे नंबर ऑफ मोल से रिप्लेस कर देना, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा एकदम। फिर सोल्व करना क्वेश्चन। अभी ग्राम एटम को लेके बैठ जाओ तो फिर कंफ्यूजन रहोगे कि क्या करना है, इसमें क्या करना है। तो तुम रिप्लेस, जैसे मैंने रिप्लेस करके ये लिख लिया तो मेरा माइंड जो है शांत हो गया एकदम। जो घबराहट से हो रही थी ग्राम मॉलिक्यूल देख के वो नहीं रही, अब मैं फटाक से सोल्व कर दिया। हो गए, हटा दो उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हटा देते हैं, थोड़ा दिखेगा नहीं उन ऑनलाइन वालों को। जेई वाले कराऊंगा, ये करो जरा, ये देखते हैं कौन करता है क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है बस, फिर इसके बाद कल से शुरू करेंगे। और कल को मैं जेई मेन के क्वेश्चन कराऊंगा पहले। अब इसमें ऑप्शन लगाना है आपको, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? थ्री। चलो और बताओ कोई, तुम बताओ, बाकी बताओ। 3। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बताओ इसका क्या आंसर होगा? सी, ए। कोई ए बता रहा, कोई सी बता रहा। सी मतलब 26 Na, तुम्हारा क्या है? ए। सी बताओ भाई कोई और। तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऑनलाइन से अभी कोई ऑप्शन नहीं आया। ऑनलाइन में आया है सेकंड आया है और ए आया है, सेकंड आया है और ए आया है और डी आया है। डी नहीं आया किसी का ना अभी, नहीं। अच्छा 13 Na आ रहा है ज़्यादातर और सेकंड आ रहा है। चलो करके देखते हैं क्या दिया हुआ है, बताओ। अरे हीलियम तो दिया हुआ है,
मुझे बताओ, मोल्स दिए हुए हैं, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, एटम दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है? बताओ बताओ, यू किसकी यूनिट है? यू एटॉमिक मास की यूनिट है कि नहीं है? तो एटॉमिक मास एक तरीके का मास ही तो है। तो मास दिया हुआ है, तो आप मास वाली सिचुएशन पे खड़े हुए हैं। और क्या पूछा है? एटम्स पूछे हैं ना, कंटेन्स एटम्स पूछे हैं। क्या पूछे हैं? एटम्स पूछे थे इसमें। आप कर सकते हो, ट्राई करोगे या यही आंसर? मतलब एटम्स ही पूछे थे, ठीक है। वैसे तो ये खुद ही एटम है, तो एटम ही निकालने, जाहिर सी बात है। तो आप खड़े हुए मास वाले कॉलम पर, और कहां पर जाना है? एटम पर। बताओ मास से पहले क्या निकालोगे? तो मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। बताओ मास कितना दिया हुआ है? 52। कितना दिया हुआ है? U। और मोलर मास कितना होता है हीलियम का? 2 होता है, 4 होता है? 4 होता है, 2He4 4। लेकिन यहां एक ब्लंडर मिस्टेक हमने कर दी है। ब्लंडर मिस्टेक जो बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक कर दी। W यहां किस में रखना है? ग्राम, क्योंकि मोलर मास की यूनिट है ग्राम पर मोल। बताओ ग्राम से ग्राम कैसे काटूं मैं? नहीं कटेगा ना। तो सबसे ब्लंडर मिस्टेक, U को पहले चेंज करना पड़ेगा ग्राम में। तो बताओ 1U या 1mu बराबर कितने होते हैं? 1/Na ग्राम होता है कि नहीं होता है? तो बताओ 52U बराबर कितना हो जाएगा? 52/Na ग्राम। अब रखो इसको 52/Na ग्राम, और नीचे क्या है? 4 ग्राम पर मोल। देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कितना? 13 बार 13 चौका 52, तो कितना आया? 13/Na मोल। मोल से आगे क्या निकलेगा? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स निकालो, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 13/Na मल्टीप्लाई बाय Na से Na कैंसिल, तो मॉलिक्यूल्स कितना है? 13। इसके बाद क्या निकलेगा? एटम। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू एटोमिसिटी हीलियम की बताओ कितनी है? 1 मल्टीप्लाई बाय कितने मॉलिक्यूल है? 13। तो कितने एटम आए? 13। कौन सा ऑप्शन है? डी, जो कि किसी ने भी नहीं दिया, सबका गलत है, ठीक है। यहीं से शुरू करेंगे, आज यहीं तक कर लेंगे। अब इसके बाद मैं जेई के क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा यहीं पे कराऊंगा। बाकी आपको नरेंद्र अवस्थी लगानी है, डाउट इसको नोट कर लो। इसमें भैया U, जैसे मैंने U देखा तो U का मतलब है एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास तो मास ये तरीके का। लेकिन ये जो फॉर्मूला है W/mm, ध्यान से देखो, W ग्राम में था, ऑक्सीजन एटम का वेट कितना है? 16 ग्राम। ये में था वहां पे वो ग्राम। मोलर मास के फॉर्मूले में W क्या होता है? ग्राम। ये लाइन चाहे आप लिख लीजिए रजिस्टर के अंदर अपनी खोज में कहीं को, कि जो मोलर मास का नंबर ऑफ मोल्स का जो सेकंड फॉर्मूला है, वहां पर W किस में रखना है? ग्राम में रखना है, AU भी नहीं करना। तो अगर AU में दिया होगा तो हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? 1U = 1/Na ग्राम। पहले दिन वाले लेक्चर में बताया नहीं, बताया था, इसलिए तो बताया था न्यूमेरिकल में यूज कर सको। तो 52U बराबर कितना आ जाएगा? 52/Na ग्राम। W की वैल्यू हमने रखी 52/Na ग्राम। नीचे और देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो रहा है, हो रहा है। ये मैंने यहां भी पकड़ ली, U से ग्राम नहीं कैंसिल हो पाएगा ना, तो मोल कहां से आ जाएंगे फिर? से डिवाइड करा 13/Na मोल। मोल से के बाद क्या निकलता है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स निकाला, Na को मल्टीप्लाई करके Na से Na कैंसिल आ गया 3। मॉलिक्यूल्स के बाद क्या निकलता है? एटम। एटोमिसिटी चेक करनी पड़ती है। एटोमिसिटी हीलियम की कितनी होगी? 1। मॉलिक्यूल्स कितना है? 13। कितना आंसर आ जाएगा? 13। तो डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। जेईई मेन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन बनाया है, ये सब्जेक्टिव दिया हुआ है एनसीईआरटी। मैंने ये इसको ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया इसको। जैसे नोट कर लो, यहीं से शुरू करें, ठीक है। अब मैं जेईई 2021 से 2021 के क्वेश्चन कर रहा हूं, इनकी सभी उसी में यहां आगे चल के यहीं से शुरू करें, ठीक है भाई। हो जाएगा ना ये?